नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास में चौहानों की अन्य शाखा सिरोही के चौहान हम पढ़ेंगे। ठीक है। और जो चौहान राजवंश है राजस्थान में, उनकी तीन मुख्य शाखा है, जालोर के चौहान, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान, जो मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये चौथी अन्य शाखा है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम बनते हैं, लेकिन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। मैं और मुख्य जो है शाखा वह तीनों ही है, आपको वो तीनों रटनी है। इसको आप याद करो तो कर लेना, वरना यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह दो एक बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। सिरोही के चौहानों को पढ़ने से पहले सिरोही के बारे में जान लेते हैं। सिरोही का प्राचीन नाम अगर देखें कि सिरोही का प्राचीन नाम, तो सिरोही को अबुर्द प्रदेश कहते थे। अबुर्द प्रदेश। ठीक है। अब टोड़ की अलग ही राम कहानी है। टोड़ कहता है कि नहीं, इसे अबुर्द प्रदेश नहीं कहते थे, इसे कहते थे शिवपुरी। क्या कहते थे? शिवपुरी। ठीक है। हम दोनों को पढ़ लेते, शिवपुरी नगर। अब यहाँ के जो चौहान है, सिरोही के जो चौहान है, चौहानों में एक अलग जाति होती है, चौहानों में भी, उसे कहते हैं देवड़ा चौहान। सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान थे। ठीक है। जैसे जो जालोर के चौहान थे वह सोनगरा चौहान थे, हाड़ौती के चौहान थे वह हाड़ा चौहान थे। इसी प्रकार सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान थे। ठीक, ये हो गई सामान्य सी बात। अब हम बात करते हैं सिरोही के प्रथम शासक, जिनका नाम है राव लुम्बा। ठीक है। किनको पढ़ना है? राव लुम्बा को। राव लुम्बा। ठीक। राव लुम्बा कहाँ के थे? यहाँ तो रहते नहीं होंगे। तो राव लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। राव लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। ठीक है। वैसे आपको तिथि क्रम तो किसी की याद नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इनका ही याद रखना, 1311 से 1321 इनका शासनकाल। ठीक। चलो, जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। ठीक है। देखो, पहले जो सिरोही नाम तो था नहीं, सिरोही तो बाद में पड़ा है। किसने इसका नाम रखा है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सिरोही के आसपास के क्षेत्र को बोलते थे चंद्रावती। क्या कहते थे? चंद्रावती। ठीक है। और चंद्रावती था और आबू था। चंद्रावती और आबू पर अधिकार था परमारों का। किसका अधिकार था? चंद्रावती और आबू पर अधिकार ठीक है। सिरोही और आबू, चंद्रावती और आबू पर अधिकार था परमारों का। ठीक है। राव लुम्बा ने परमारों से युद्ध किया और परमारों को मार गिराया। ठीक है। और वहां चौहान राजवंश की स्थापना की। कहां पर? चंद्रावती में। ठीक है। चौहान राजवंश की स्थापना किसने की? राव लुम्बा ने। यहां चौहान राजवंश की स्थापना की। ठीक है। प्रश्न आ जाए कि राव लुम्बा ने चौहान राजवंश की स्थापना कब की, तो यह की 1311 ईस्वी में। ठीक है। किन से छीना? आबू तथा चंद्रावती को परमारों से छीना था। ठीक है। ये हो गया। और इस कारण राव लुम्बा को सिरोही के चौहानों का संस्थापक कहते हैं। सिरोही के चौहानों का संस्थापक या मूल पुरुष कहते हैं, या आदि पुरुष कहते हैं। ठीक है।
रावलुम्बा 1311 से 1321 जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। ठीक है, पहले चंद्रावती और आबू पर परमारों का अधिकार था। रावलुम्बा ने युद्ध किया तथा परमारों से यह क्षेत्र छीन लिया। ठीक है, और यहाँ चौहान राजवंश की स्थापना की, कब की? 1311 ईस्वी में। और रावलुम्बा को सिरोही के चौहानों का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते हैं। ठीक, और रावलुम्बा ने 1320 में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, अचलेश्वर मंदिर कहां पर है? तो यह है आबू में। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि 1320 में आबू के अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रावलुम्बा ने। रावलुम्बा कौन था? सिरोही के चौहानों का संस्थापक। ठीक, चलो यहाँ के जो शासक है उनकी दो दो चार चार ही बातें हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे रावलुम्बा इज कंप्लीट। अब इनके आगे सेकंड शासक का नाम है शिवबान। शिवबान या जिन्हें शिबान भी कहते हैं। ठीक, चलो शिवबान जो था रावलुम्बा के पुत्र का नाम था रायमल का पुत्र था। शिवबान किनके पुत्र था? रावलुम्बा के पुत्र रायमल का पुत्र था। ठीक है, और रायमल किसका पुत्र था? रावलुम्बा के पुत्र थे। ठीक, शिवबान ने शिवपुरी नगर की स्थापना की। शिवपुरी नगर बसाया। ठीक है, या स्थापना की। ठीक है, शिवपुरी नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न आ जाए कि चंद्रावती को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई? रावलुम्बा ने। शिवपुरी नगर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनवाई? शिवबान ने। ठीक है, और शिवपुरी नगर की स्थापना कब हुई? 1405 ईस्वी में। ठीक, चलो ये हो गया हमारे शिवबानीस कंप्लीट। अब इनके आगे जो शासक बनता है उनका नाम है सहसमल। ये इंपॉर्टेंट शासक है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। ठीक है, यह शिवबान के पुत्र थे, कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 1425 ईस्वी में, कब? 1425 ईस्वी में सिरोही नगर बसाया। ठीक है, सिरोही नगर बसाया और इसे राजधानी बनाई। प्रश्न आ सकता है और आया हुआ है कि सिरोही की स्थापना कब हुई या सिरोही की स्थापना किसने की? सिरोही की स्थापना की सहसमल ने। कब की? 1425 ईस्वी में। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सर्वप्रथम सिरोही को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो सहसमल ने। ठीक है, सहसमल के समय मेवाड़ का शासक था राणा कुंभा। मेवाड़ का शासक राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा के सेनापति था। राणा कुंभा के सेनापति जिसका नाम था नरसिंह। याद रखना, क्या नाम था? नरसिंह। ठीक है, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने नरसिंह को भेजकर सिरोही के क्षेत्र बसंतगढ़, कौन कौन सा क्षेत्र? बसंतगढ़, आबू तथा भूड़, बसंतगढ़, आबू तथा भूड़ पर अधिकार करवा लिया। ठीक है, क्या हुआ? मेवाड़ का शासक राणा कुंभा अपने सेनापति नरसिंह के साथ गए और बसंतगढ़, आबू और भूड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिन पर किनका अधिकार था? सहसमल का अधिकार था। ठीक है, और इस विजय के उपलक्ष्य में, इस क्षेत्र के विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने, किसने? राणा कुंभा ने आबू में एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था अचलगढ़ दुर्ग। ठीक है, यह कहां पर आया हुआ है? आबू में। तो अचलगढ़ दुर्ग का किसने निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने। कब करवाया? जब मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने अपने सेनापति नरसिंह को भेजकर बसंतगढ़, आबू और भूड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस क्षेत्र के विजय में राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया आबू में। ठीक है, चलो अब सहसमल।
अब देखो जिसके बाप का क्षेत्र छीना गया है, अब पिताजी का क्षेत्र, जैसे कि हमारे पिताजी का घर वगैरह किसी ने दबा लिया है, पिताजी बेचारे सीधे हैं, तो हम तो शैतान है, हम क्या करेंगे, उसको मारेंगे और उसका क्षेत्र छीन लेंगे, ठीक है। तो अभी यहां भी ऐसा हुआ है। सर कैसे? सहस्मल का पुत्र था जिसका नाम मिलता है लाखा देवड़ा, लाखा देवड़ा, ठीक। लाखा देवड़ा क्या करता है, अब देखो, अब राणा कुंभा से वापस क्षेत्र छीनना है तो हर कोई नहीं छीन सकता है, लाखा देवड़ा की इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन इन्होंने छीना। सर कैसे? राणा कुंभा का पुत्र था उदा, जब राणा कुंभा की मृत्यु कर देता है उदा, मेवाड़ का पितृहंता राणा कुंभा के पुत्र उदा को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उदा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी। अब मेवाड़ का जो राज्य व्यवस्था है वह बिगड़ गई, क्योंकि वहां शासक तो मर गया। तो इसी बात का लाखा देवड़ा फायदा उठाते हुए अपने पिताजी से खोए हुए क्षेत्र बसंतगढ़, आबू तथा बूढ़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, पुनः अधिकार कर लेते हैं, पुनः अधिकार कर लेता है, ठीक है। और लाखा देवड़ा सिरोही को पुनः बसाता है, सिरोही को पुनः बसाता है। और लाखा देवड़ा एक तालाब बनवाता है जिसका नाम है लाखा नाव तालाब, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि सिरोही में लाखा नाव तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो लाखा देवड़ा ने, सहस्मल के पुत्र ने, ठीक है। और लाखा देवड़ा है वह पावगढ़ से एक मूर्ति लाता है, एक माता की मूर्ति लाता है जिनका नाम है कलिका माता, ठीक है। कलिका माता की मूर्ति लाता है और इसे सिरोही में स्थापित करवाता है और मंदिर बनवाता है, ठीक है, सिरोही में मंदिर बनवाता है। प्रश्न आ जाए कि पावगढ़ से लाई गई कलिका माता की मूर्ति सिरोही में कौन स्थापित करवाता है? तो लाखा देवड़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने रावलुम्बा को पढ़ा, शिवबान, सहस्मल, यहाँ सहस्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर लाखा देवड़ा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलो हमने लाखा देवड़ा तक पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाखा देवड़ा के पुत्र जगमाल। सर जगमाल क्या है? बताता हूं। जगमाल की कोई स्टोरी नहीं है। जगमाल के समय मेवाड़ का शासक था रायमल, ठीक है। मेवाड़ का शासक था रायमल की पुत्री थी जिसका नाम मिलता है आनंदाबाई, ठीक है। अब आनंदाबाई का विवाह होता है जगमाल के साथ, ठीक है। और आनंदाबाई का एक भाई होता है जिसका नाम मिलता है पृथ्वीराज, और 3 और भाई होते हैं इसके, ठीक है, जिनको मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, अभी किसी की जरूरत नहीं है। आनंदाबाई का होता है भाई पृथ्वीराज। सर क्यों बताया? मैं बताता हूँ। आनंदाबाई का विवाह हुआ जगमाल के साथ। जगमाल थोड़ा संगी किस्म का आदमी था। जगमाल आनंदाबाई को रोज परेशान करता था, मारता था वगैरह जो भी, ठीक है। अब आनंदाबाई को बहुत सहन किया, फिर अपने भाई को खत भेजा कि भाई तूने शादी तो करवा दी है, लेकिन ये जो तेरे जीजा है वो मुझे रोज मारते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज कहता है कि रुक बहना, मैं आता हूँ और हम निपटारा करते हैं कि भाई क्यों मार रहे हैं ये हमारे जीजा रोज, ठीक है। अब पृथ्वीराज आता है आनंदाबाई के पास सिरोही में, ठीक है। जगमाल से, अपने जीजा जगमाल से बात करता है कि जीजा जी आप क्या कर रहे हो, रोज क्यों ये दतंग वगैरह फैला रखा है, आप समझो, ठीक है। तो जगमाल कहता है कि हाँ भाई ले, मैं आज से साले साहब आपसे मैं आज से आपकी बहन को नहीं मारूंगा, जो भी बात है वो हो जाती है, ठीक है। अब पृथ्वीराज जाने लगता है मेवाड़ में। अब जगमाल जाते समय
जगमाल जब पृथ्वीराज रवाना होता है तो जगमाल लड्डू का एक डब्बा देता है, लड्डू का डिब्बा देता है और कहता है कि मेरे हाथ के बनाए हुए हैं और प्रसिद्ध लड्डू है, आप रास्ते में खा लेना। पृथ्वीराज बेचारा भोला था, लेकिन इन लड्डुओं में जहर होता है, इन लड्डुओं में जहर होता है जिनसे खाने के बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी पृथ्वीराज को उड़ना पृथ्वीराज कहते थे। क्या कहते थे? उड़ना पृथ्वीराज। ये हो गई हमारे जगमाल की स्टोरी इज कंप्लीट। ठीक, अब हम एक अन्य शासक को लेते हैं। जगमाल के बाद में जो शासक है उसका नाम है अखेराज। अखेराज देवड़ा। ठीक, इसमें अखेराज 2 है, ये अखेराज देवड़ा प्रथम मान सकते हो आप। ठीक, अखेराज देवड़ा। अब अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज भी कहते थे, याद रखना, उड़ना अखेराज। उड़ना पृथ्वीराज तो मेवाड़ के शासक को कहते थे और उड़ना अखेराज। प्रश्न ये आ सकता है क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं होती है, उड़ना अखेराज किस राज्य से संबंधित था या कहाँ का शासक था? तो सिरोही का था उड़ना अखेराज। ठीक, और अखेराज देवड़ा है। अखेराज देवड़ा के समय ये खानवा युद्ध होता है। ठीक है, हम खानवा युद्ध में पढ़ते हैं कि सिरोही के अखेराज देवड़ा ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो वही बात है कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। ठीक है, खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। ठीक है, और इन्होंने जोधपुर में एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम मिलता है लोहियाना दुर्ग। लोहियाना दुर्ग या जिसे लोहिना दुर्ग भी कहते हैं। ठीक, ये हो गई अखेराज देवड़ा की बात कंप्लीट। अखेराज देवड़ा के बाद में जो शासक बनता है उनका नाम है राय सिंह। राय सिंह, राय सिंह की एक ही बात है कि भीनमाल पर आक्रमण करने जा रहे थे राय सिंह, पर भीनमाल पर आक्रमण कर लिया पहले तो पठानों ने कर लिया, राय सिंह को पता नहीं था और राय सिंह ने भी आक्रमण कर लिया। इसी मुठभेड़ में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये हो गई राय सिंह की बात। अब इसके बाद में अन्य शासक, राय सिंह के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम मिलता है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा। ठीक है, सुल्तान देवड़ा महाराणा प्रताप के समकालीन था तो अकबर के भी समकालीन होगा। सिरोही मेवाड़ के टच में है तो महाराणा प्रताप का मित्र भी होगा। तो बात मैं करता हूं आपको कि सुल्तान देवड़ा ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर, महाराणा प्रताप तथा एक जालोर का शासक था, जालोर के ताज खां, जालोर के ताज खां के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। क्या किया था? अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, अब इस विद्रोह का पता चला अकबर को, तो अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बीकानेर के राय सिंह को भेजा। किसको भेजा? बीकानेर के राय सिंह को भेजा। अब बीकानेर के राय सिंह ने इस विद्रोह को तो दबा दिया। ठीक है, विद्रोह को दबा दिया और सिरोही के आधे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सिरोही के आधे क्षेत्र पर अधिकार। ठीक है, किसने किया? बीकानेर के राय सिंह ने सिरोही के आधे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है,
तो राय सिंह तो था बीकानेर, इसको तो बीकानेर जाएगा, वहां का शासक है। तो सिरोही का जो आधा क्षेत्र है वह महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को सौंप देता है। किनका भाई था ये? महाराणा प्रताप का। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह ने इस विद्रोह को दबाया और सिरोही के आधे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब ये सिरोही का आधा क्षेत्र महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को सौंप देता है। ठीक है, अब जगमाल इतना ताकतवर था नहीं, सुल्तान गया वापस, और सुल्तान और जगमाल के मध्य युद्ध होता है जिसे कहते हैं दत्तानी का युद्ध। क्या कहते हैं? दत्तानी का युद्ध। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में, 1583 दत्तानी युद्ध में। इस युद्ध में जगमाल की मृत्यु होती है, जगमाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस समय जगमाल के साथ दूरसा आड़ा जो कवि थे वह इस जगमाल के साथ थे, और दत्तानी के युद्ध के बाद सुल्तान देवड़ा दूरसा आड़ा को पकड़कर सिरोही ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे सुल्तान देवड़ा की बात कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे 2-3 शासक रहे हैं, इंपॉर्टेंट शासक तो नहीं है लेकिन करवा देता हूँ। ठीक है, उनमें एक इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा कौन सा शासक इंपॉर्टेंट है। ये हो गई बात, हमने सुल्तान देवड़ा तक कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब इनके आगे शासक, उसका नाम है अखेराज। सर अखेराज तो पढ़ा दिया ना, तो ये अखेराज देवड़ा सेकंड मान लेते हैं ना, कहाँ टेंशन है भाई, अखेराज देवड़ा सेकंड। ठीक, चलो अखेराज देवड़ा सेकंड। अब इनका क्या खास बात सर? इनके समय मेवाड़ का शासक था जगत सिंह, मेवाड़ का शासक था जगत सिंह। ठीक है, अब जगत सिंह ने सिरोही पर आक्रमण किया और सिरोही पर अधिकार कर लिया, सिरोही पर अधिकार कर लिया जगत सिंह ने। ठीक है, इस अधिकार के उपलक्ष्य में जगत सिंह ने पिचोला लेक या पिचोला झील में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, मोहन मंदिर बनवाया। ठीक, प्रश्न आ जाए कि पिचोला झील में मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह ने। ठीक है, और क्यों करवाया? तो अखेराज देवड़ा का समय था सिरोही में, जगत सिंह ने सिरोही पर आक्रमण किया, अखेराज देवड़ा पराजित हुए, सिरोही पर अधिकार कर लिया जगत सिंह ने, सिरोही पर अधिकार कर लिया जगत सिंह ने। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में पिचोला झील में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? जगत सिंह ने। ठीक, मेवाड़ के शासक ने। इनके बाद में जो शासक आता है वह इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों? उनकी 2 बातें इंपॉर्टेंट है। देखो, महाराव मानसिंह, इनके बाद में शासक है महाराव मानसिंह। इनके समय, सॉरी इंक खत्म हो गई, इनके समय सिरोही में, इनके समय सिरोही में पक्के लोहे की तलवारें बनना प्रारंभ हुई। ठीक है, और इन तलवारों को मानशाही तलवार कहते थे। क्या कहते थे? मानशाही तलवार। प्रश्न आ जाए कि सिरोही की पक्की तलवारें क्या कहलाती थी? तो मानशाही तलवार। ठीक है, किस शासक के समय सिरोही में पक्के तलवारें बनना प्रारंभ हुई? तो महाराव मानसिंह के समय सिरोही में पक्के लोहे की तलवार बनना प्रारंभ हुई। ठीक है, वैसे सिरोही की तलवारों की अलग ही कहानी है और ये विश्व में प्रसिद्ध है, सिरोही की तलवारें बहुत फेमस है। ठीक, ये हो गई महाराव मानसिंह। इनके बाद में सिरोही का अंतिम शासक शिव सिंह। कौन? शिव सिंह।
सर इनकी क्या खास बात है? अंतिम शासक कैसे? इन्होंने 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। कब संधि की? ठीक, शिव सिंह ने 11 सितंबर या 11/9/1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। ठीक, संधि करने वाला अंतिम राज्य, ये बात इंपॉर्टेंट है, संधि करने वाला अंतिम राज्य। प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था तथा कब संधि की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला अंतिम राज्य सिरोही 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासक शिव सिंह ने संधि की। ठीक, अब सर अब बताता हूँ इनकी कुछ बातें जो आपको किसी गाइड में अगर मिल जाए तो मुझे फोटो खींचकर बता देना। ठीक है, इनके कुछ फैक्ट है सिरोही वालों के, सिरोही के शासकों के, वो मैं बताता हूँ। ठीक, वो आपको हर गाइड में नहीं मिलेंगे। पहली बात तो कि सिरोही का अंतिम शासक कौन है, ये प्रश्न आ सकता है कि सिरोही का अंतिम शासक कौन था। बाद में एकीकरण में सम्मिलित हो गया था सिरोही। ठीक, तो सिरोही का अंतिम शासक को याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि देखो, अंतिम शासक, अंतिम तक कौन सा शासक रहेगा? जिसको भय नहीं होगा किसी से, बिल्कुल भय नहीं होगा, वही अंतिम तक रहेगा ना, क्योंकि युद्ध होते हैं तो अंतिम तक वही रहता है जिसको भय ना हो, और जिसको भय ना हो उसको क्या बोलते हैं? अभय। तो सिरोही का अंतिम शासक अभय सिंह, सिरोही का अंतिम शासक अभय सिंह। ठीक, चलो, और सिरोही जो है वह एकीकरण के समय राजस्थान में 2 बार विलय हुआ। राजस्थान में 2 बार विलय हुआ। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य था जो एकीकरण के समय 2 बार विलय हुआ? तो सिरोही सर 2 बार विलय हुआ। सर 2 बार विलय कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, मैं बताता हूं। सिरोही पर जोधपुर वाले अपना अधिकार जताते थे, लेकिन सिरोही वाले नहीं मानते थे कि हमारा तो भाई पर्सनल है, किसी का अधिकार नहीं है। जोधपुर वाले ने पहले ही संधि कर ली थी। जोधपुर वालों का कहना था कि हमने कर ली मतलब सिरोही आ गया। सिरोही वाले के पास गए तो भाई उससे क्यों की, उससे की उसकी है, हमसे करनी पड़ेगी अलग। तो सिरोही वालों से बाद में फिर पुनः विलय, सिरोही वालों से बाद में वापिस संधि की एकीकरण के समय, फिर विलय हो गया राजस्थान में। ठीक, और सर आपको बता दूं कि हर राज्य में, मतलब पहले तो राज्य ही थे, देश ही थे, अब जैसे कि हर देश में अलग अलग करेंसी है। भारत में रुपया है वगैरह, और अमेरिका में डॉलर वगैरह है, इस प्रकार से करेंसी है। ठीक है, तो पहले भी करेंसी होती थी। मारवाड़ में अलग सिक्का चलता था, पहले सिक्के चलते थे, और चांदी, तांबे या लोहे के सिक्के चलते थे। ठीक है, या सोने के। तो मारवाड़ में अलग सिक्का था, मेवाड़ में अलग सिक्का था, हर जगह अलग सिक्का था, लेकिन सिरोही का कोई पर्सनल सिक्का नहीं था। ठीक है, मैं बताता हूं। सिरोही का स्वयं का कोई सिक्का नहीं था, और सिरोही में मेवाड़ का भिवाड़ी सिक्का जो कैसे था, चांदी का था। ठीक है, और मारवाड़ का, या जोधपुर कह सकते हो, मारवाड़ का दब्बूशाही सिक्का जो कैसा था, चांदी का था। दब्बूशाही सिक्का चलता था। ठीक, क्या बात की मैंने? सिरोही का स्वयं का कोई सिक्का नहीं था, मैंने बता दिया। मेवाड़ में चलता था भिवाड़ी सिक्का। इससे आपको 3 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सिरोही में सिक्का नहीं था, वो भी क्लियर। मेवाड़ में कौन सा सिक्का था? भिवाड़ी सिक्का।
क्लियर। मारवाड़ में कौन सा सिक्का था? दब्बूशाही सिक्का, क्लियर, सांधी का था। और सिरोही में कौन से सिक्के चलते थे? मेवाड़ का भिवाड़ी और मारवाड़ का दब्बूशाही सिक्का। 4 प्रश्न इज कंप्लीट। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे हमने सिरोही के चौहान पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिए हैं, तो राजस्थान का चौहान राजवंश हमने कंप्लीट कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।